ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है। चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं दुश्मन है। वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया। ये गलत बात है। करिए वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो बढ़िया काम किया है कि जो सही वोटर है वो रहे। इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला। 52 लाख वोटों में तो आपने पूरा चुनाव ही खत्म कर दिया। तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। काला इनको बड़ा प्रिय है। पहले कारनामे दिमाग और बुद्धि में रहा करते थे, अब इनके हाथ में आ गए हैं काला पट्टी के रूप में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसके मुद्दे पर पटना में बिहार विधानसभा, दिल्ली की संसद में भारी हंगामा हुआ। यह विवाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन को लेकर शुरू हुआ। विपक्षी दल खासकर इंडी गठबंधन ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसका इरादा गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक जैसे कमजोर वर्ग के मतदाता को मताधिकार से वंचित करना है। वोट क्लीनिंग है ये। बिहार में विपक्षी विधायकों ने कानून व्यवस्था और SIR के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। विपक्ष ने इसे वोटबंदी करार देते हुए सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगा दिया है। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान SIR का मुद्दा गूंजा। लोकसभा, राज्यसभा में विपक्षी सांसद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और बाकी सभी ने SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। संसद परिसर के मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तख्तियों पर SIR को स्टीलिंग इंडियन राइट्स लिखा, नारों में स्टॉप वोट बंदिंग लिखकर प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए चर्चा की मांग की, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। NDA इसका बचाव कर रहा है। ये मतदाता सूची की शुद्धता है और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की एक नियमित प्रक्रिया है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने SIR को जारी रखने की अनुमति तो दे दी, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर जरूर चिंता जाहिर की है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में हम चर्चा करेंगे। क्या जनहित से जुड़े हुए मुद्दों से ज्यादा चर्चा सदन के भीतर हंगामे को लेकर देखने को मिलेगी? सबसे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे और उसके बाद मेहमानों से कराऊंगी आपका तारुफ। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का। उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं दुश्मन है। संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं और संविधान में इनको विश्वास नहीं। ये बुत से जिन निकालने में सोच रहे थे, मरे हुए व्यक्ति के भी नाम पर वोट डालते थे। बेचैनी तो बढ़ेगी। इनको लगता है कि पूरी तरह से 2010 में साफ हो गए थे, वही स्थिति है और इसीलिए ये बेचैन है। तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आइए सवालों का जिक्र कर देती हूं। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, सदन बना रण, भूले जनहित का काम। बिहार में वोटर पर घमासान, कटेंगे 52 लाख नाम। SIR पर सवाल, छीना जा रहा है वोटर्स का अधिकार।
वोटर लिस्ट पर सवाल, विपक्ष में सियासी उबाल। वोटर लिस्ट की बहानेबाजी, इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद शुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता, सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 52 लाख नाम अभी तक के डेटा के अनुसार हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। अब अगर विपक्ष ये कहता है कि ये वोट क्लीनिंग है, ये छेड़छाड़ है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में, और इसकी टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े करता है, तो ये कैसे माना जाए और कैसे जनता को ये कन्विंस किया जाए कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई साजिश नहीं है? देखिए पूर्णिमा जी, इनको दो चीजों से देखिए। एक बड़ी देसी कहावत है कि सांझ को आज कैसा और चोर का शोर कैसा। अगर कोई सत्य है तो वो होना चाहिए और गलत है तो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा कि नहीं, ऐसी ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए, केवल थोड़ा सा समय इसको ज्यादा मिलता है और कोई भी वो व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है वो नहीं कटेगा, ऐसा आश्वासन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार भी कर रही है, चुनाव आयोग भी कर रही है। अब होता क्या है कि जब राष्ट्र नीति से ऊपर वोट नीति हो जाता है तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हमेशा वोट नीति के कारण राष्ट्र नीतियों का विरोध करने लगते हैं। और एक बार नहीं करते हैं, जब सीए आता है, जब 370 समाप्त होती है, जब 3 तलाक पे कानून आता है, G20 होता है, तिरंगा यात्रा निकलती है, भारत के विकास के भी कार्य होते हैं, तभी विपक्ष के लोग इस तरह से विरोध करते हैं जो ऐसे विरोध करें। मैं कह रहा हूँ कि एक दैनिक प्रक्रिया है, एक हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है कि बहुत सारे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पे घर मकान खरीद लेते हैं, वहाँ पे आवास बना लेते हैं, दूसरे जगह से अपना नाम कटवा के दूसरे जगह वोटर बन जाते हैं। बहुत सारे दिल्ली के ऐसे मतदाता हैं जो दिल्ली के नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे जगह के हैं जो दिल्ली में मतदान करते हैं, तो वहाँ से उनका नाम कट जाता है और दूसरे जगह चले जाते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनका जीवन समाप्त हो गया रहता है, उनको नहीं होना चाहिए। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो पहले मतदाता नहीं होते, 18 साल की आयु पाते हैं, उसमें आ जाते हैं। इस तरह का अगर कोई वोटर लिस्ट है, कोई मतदान का ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जिसके नाते मजबूती आ सकती है, तो वो उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि वहां पे जो है एनडीए की सरकार इतना बेहतर काम की है कि पुनः उसी की सरकार बनने जा रही है। अब क्या है कि जो वोटर नहीं है, जिसको नहीं कहा जाता है कि वो हमारा जो राष्ट्र नीति से ज्यादा वोट नीति, तो उस वोट के नीति के नाते जो वोटर है ही नहीं, अगर उसके समर्थन में कोई खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर मतदाता नहीं है तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और चौथी बात आप जरूर पूछिएगा, अभी सभी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या ये स्पष्ट हो गया है क्या कि जिनके वोट कट रहे हैं या जिनके नाम कट रहे हैं वो केवल इन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं? ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग गया और चिन्हित कर लिया कि वो लाल पहने हैं, पीला पहने हैं, काला पहने हैं, हरा पहने हैं, या वो तिलक लगाए हैं, हाथ में कलावा बांधे हैं या टोपी पहने, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन्होंने देखा कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जैसे चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट दिया कि 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, तो क्या मृत मतदाता का नाम रहना चाहिए? 52 लाख 10% हो गया सर टोटल वोटर्स का। 10% आप सीधे सीधे ये अच्छी बात है आपकी, और अच्छा सवाल होना चाहिए, प्रबुद्ध वाली चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 10% हो, 12% हो, 2% हो। अगर गलत है, सुप्रीम कोर्ट में आप इस बात को ले जाकर प्रूफ दीजिए कि भाई ये 10% गलत है। भाई एक संवैधानिक संस्था वो जांच कर रही है और एक संवैधानिक संस्था मांग कर रही है कि आपके पास कुछ सबूत हो तो दीजिए, तो आप शोर क्यों मचा रहे हैं? और शोर में आप ये कहेंगे कि नहीं, कोई रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो जो वोटर है ही नहीं है, उसका समर्थन लेकर हम सरकार बनाएंगे, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि विपक्ष गलत कार्य कर रहा है। ये राष्ट्र हित में नहीं, वोट नीति में तो हो सकता है, लेकिन ये देश नीति में नहीं हो सकता। ठीक है, शुभ्रांश राय आपके पास आते हुए, राहुल गांधी ने खुद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। उन्होंने यह बताया कि भ्रांतियां हैं, वोटर लिस्ट को सुधारा जाना चाहिए। अब जब चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो आप लोग कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है। अब सबसे बड़ी बात जो प्रहलाद जोशी ने कहा है, मैं उसी को कोट करते हुए आगे बढ़ती हूं कि जिस कांग्रेस ने 70 सालों तक चुनाव आयोग पर कब्जा करके रखा, अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर चुनाव आयोग को खुद के हिसाब से मैनेज करने तक लेकर, आज वही इलेक्शन कमीशन चोर बन गया है,
कांग्रेस के लिए। तो ये तो राजनीतिक दोहरापन हुआ ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ कि जब तक हमको सूट कर रहा था हम अपने हिसाब से चला रहे थे, आज हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो गलत है। पूर्णिमा, आप इस चैनल में काम करती हैं तो आपके पास अपना ऑफर लेटर भी है, आपके पास अपना आईडी कार्ड भी और आपके पास अपना सैलरी स्लिप भी है। अब अचानक रातों रात मालिक कोई बदल जाए और कहने लगे कि आप इस चैनल की कर्मचारी नहीं हैं, तो सारे आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। मैं 2-3 मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले एसएन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब मान्य होने चाहिए आपके वेरिफिकेशन में। एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार का मैं आज हवाला दे रहा हूं जिसके ऊपर मेन पेज पे हेडलाइन छपी है, इलेक्शन कमीशन सेज नो टू इंक्लूडिंग आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड फॉर रिवीजन ऑफ बिहार रूल्स। खूब मोटे मोटे अक्षरों में छपा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि आप कार्यक्रम करने आ रहे थे, उससे पहले आपने भी इसे पढ़ा ही होगा। तो मेरे मन में 2-3 सवाल आ गए पूर्णिमा। भारत सरकार ने हिंदुस्तान को आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड वैलिड नहीं है रिवीजन के लिए। मजेदार बात क्या है कि इसी चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड बना के दिया, वो चुनाव आयोग आज वाला उस वोटर कार्ड को वैलिड नहीं मान रहा है। और राशन कार्ड जो 50, 70, 80, 90 साल से चला आ रहा है, वो भी उस समय की ग्राम प्रधान से लेकर लोकल सरकार तक की व्यवस्थाओं में इस देश को राशन कार्ड अलॉट किया गया, वो भी नए लोग नहीं मान रहे। अब आप पूछेंगी कि ऐसा तो है नहीं, तो जमीनी स्तर पे जो कुछ पत्रकार काम कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं कि दिल्ली से तो आदेश होता है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आपको मानना है, लेकिन जो लोकल स्तर पे लोग हैं, जो बीएलओ है, जो बीएलओ के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी है, वो इनको मान्य नहीं कर रहा। और मानिए पूर्णिमा कि इस देश में गरीब, कमजोर, लाचार लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं। अब आपका एक दूसरा सवाल था किसने किसकी नियुक्ति करी। मेरा सवाल यह है कि अगर ये सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जितने भी लोग यहाँ शहर में विस्थापित हो गए, उस शहर में विस्थापित हो गए, उन्हीं के वोटरों से तो अभी 10 महीना, 12 महीना, 14 महीना पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तब अगर ये वोटर फर्जी थे तो फर्जी वोटरों से चुनी हुई सरकार दिल्ली की वो भी फर्जी है, पहले नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप कहना चाह रही हैं कि सुधार बिल्कुल जरूरी है, हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करते हैं कि सुधार हो, लेकिन चुनाव आयोग मान कर रहा है। महाराष्ट्र में जिन गांवों का डेमो दिया गया था, आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी, जिन गांवों में 10,442 वोट मिल रहा है बीजेपी को, वहां पे 104 वोट बीजेपी को देने वाला कोई नहीं था। जब दोबारा वहां कर्फ्यू के बीच में ईवीएम और नई नई मशीन और पेपर के वोटर पे वोट किया गया था। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को, इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को आपके सारे के सारे रिजर्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बुलाया या नहीं बुलाया? नहीं, मैं उसी बात को बुलाया और आप गए कि नहीं गए, बस इतना बता दीजिएगा सर। उस बुलाने का क्या फायदा कि जब ये भी आप तय कर लीजिए। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हर केस में सर, मतलब इलेक्शन कमीशन का काम विपक्ष कर ले, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुलाए तो भी आप नहीं जाएंगे वहां पर, तो सिर्फ वो हल्ला करने के लिए, संसद को बाधित करने के लिए सर यही काम करेंगे क्या? पूर्णिमा, आधा अधूरा सच हमेशा झूठ होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनिए तो सही प्लीज, बोलिए, आपके दर्शकों को सुनने दीजिए। बोलिए बोलिए। चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने 10 चिट्ठियां लिखी कि वोटर लिस्ट महाराष्ट्र के मुद्दे पे जब चर्चा हुई कि आप मुहैया कराइए। वो जो आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, 30 सेकंड में सारे वोटर लिस्ट डाउनलोड होकर उसका प्रिंट हो सकता है, वो चुनाव आयोग नहीं दे पाया। उसने जो आपको पत्रक लिखा था ना, वो आधी अधूरी कहानी थी और आप उसी पत्रक की कहानी पढ़ रहे। मैं कह रहा हूं ना कि पूर्णिमा मिश्रा के वोट पे दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसको आएगी? जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, बेबस है, जिसको गांव का बीएलओ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ठीक है, इसका जवाब सिंह साहब देंगे। सिंह साहब, इन्हीं बातों को लेकर देखिए ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई छूटे ना, मतलब जो होना चाहिए वोटर लिस्ट में वो रहे। कौन बता रहा है और ये कौन बताने के लिए बैठा है कि भाई आपका नाम हटा तो क्यों हटा? पूर्णिमा जी, दो बातें। जवाब ले लेते हैं शिवराज जी, जवाब ले। अरे सुनिए सुब्रांश जी सुनिए। अपनी बात रखूं 10 सेकंड में। अरे हो जवाब ले लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। समय में हमें कोई चीज याद आ जाए तो हम बोलने लगे, समय में आप बोलने लगे, नहीं होगा। मैं आपकी बात को, दरअसल क्या है ना
कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल जो है एक विशेष धर्म का चोला ओढ़ के और भारत के धर्म को नहीं मानती है। इस नाते मैं इनकी ही बात को कहता हूं। इनके जयराम रमेश जी का एक बयान बताता हूं। जयराम रमेश जी इनके पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो आधार कार्ड है वो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और एक बड़े वकील इनके कहते हैं, जो इनके पार्टी के कपिल सिब्बल उस समय मंत्री रहते हैं। अब वही अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो इनको दर्द हो रहा है। मैं तीसरी बात पे आता हूँ। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज पूर्णिमा जी भी करी, मैं एसएन सिंह स्वयं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है सुब्रांश जी को कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वोटर है, जो मतदाता है, अगर उसका नाम लग रहा है कि कट गया है तो आप बताइए ना, 28 तारीख को डेट पड़ी है, आप प्रूफ के साथ जाइए ना। आप जाएंगे नहीं। होता क्या है, इन्होंने कहा कि भाई अभी जितने गलत लोग थे इसके नाते हमने चुनाव जीत लिया। मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, आपको कैसे लग रहा है कि जितने गलत लोग हैं जो नहीं होने चाहिए वो सब आपके वोटर हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के वोटर हैं, क्योंकि मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ। अब आप फंस गए ना अपनी बात में, तो अच्छी बात है अपनी ना बात सर, में तो आप फंस गए ना, अपनी बात में आप फंसे कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो नरेंद्र मोदी के वोटर हैं तो इनको नुकसान हो जाएगा, फिर तो खुश रहिए ना सर। फंसे कि नहीं फंसे? अब मैं बताता हूँ। अब सुब्रांश जी आपने सवाल पूछा कितनी अच्छी चर्चा हो रही है। सुब्रांश जी कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ। जब राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी, अरे अब सुनिए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी मांग करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें मेरा सिंह साहब, इसमें मैं एक चीज, शुभ्रांश जी एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। मैं शुभ्रांश जी एक सेकंड, मैं जवाब ना दूं तब ना। शुभ्रांश जी एक सेकंड, लेकिन इसमें एक बात और सिंह साहब, फिर अगर ऐसा है और अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही बायस्ड है और आपके इशारों पर काम करता है तो कई राज्यों में तो इनकी सरकार बननी भी नहीं चाहिए। और अगर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए इसके बाद, तो फिर तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए टेक्निकली सर? देखिए ठीक है, सिंह साहब का पहले जवाब शुभ्रांश जी। दरअसल क्या है, वैसे भी देखिए कांग्रेस को देश के शुभ्रांश जी जवाब ले लीजिए। आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में सर, उनसे भी सवाल पूछने का मौका दीजिएगा, आपकी तो फिर भी थोड़ी कम रहेंगी। एक बार जवाब ले लेते हैं सिंह साहब से, फिर मैं आरजेडी और जेडीयू दोनों के पास जाऊंगी। दरअसल मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वैसे भी इन चीजों का सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? 2005 में इनकी सरकार रहती है और खुद ये कहते हैं कि 50 लाख लोग बाहरी भारत में रहते हैं। ये कांग्रेस का कोट करता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी इनके पार्टी के सबसे सर्वप्रिय और सबसे बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहते हैं फर्जी वोटर बहुत सारे आ गए हैं। तो अगर फर्जी वोटर कहीं पे आए, क्या वो चिन्हित किए हैं कि महाराष्ट्र में आए कि बिहार में भी होंगे या पश्चिम बंगाल में भी होंगे? जहां भी अगर फर्जी वोटर हैं, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, संपूर्ण भारत ये मांग करता है कि जो भारत का नहीं है, जिसका वैधानिक अधिकार वोट देने का नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी धर्म मत मजहब का हो, अगर वोट देने का अधिकार नहीं हो तो उसको आउट होना चाहिए। लेकिन आप इसके साथ क्यों खड़े हैं कि जिसको का वैधानिक अधिकार नहीं है उसको हम वोट देने का अधिकार दिला के रहेंगे? क्या उस बयान का समर्थन नहीं देता है कि जब ये मीम चलता है जिसमें कहा जाता है मैं तो बांग्लादेशी हूं, मैं तो रोहिंग्या हूं, लेकिन मैं वोट कैसे दूंगा? तो कांग्रेस पार्टी कहती है, लालू जी की पार्टी कहती है आधार कार्ड हम बनवाएंगे ना। और ऐसे बहुत सारा प्रमाण मिला है। उत्तर प्रदेश के एक जिले से 50,000 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त किए हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार है, कई हजार फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड पाए गए। तो ये कोई वैधानिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और चौथी लास्ट बात कहते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ, सुनिए शुभ्रांश जी, आप बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ था, एक टीएमसी की महिला चुनाव लड़ी, एमएलए का चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है। चुनाव हार के जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो बाद में पता चलता है कि इनकी नागरिकता तो भारत की कम बांग्लादेश की ज्यादा है। और चुनाव आयोग सख्त निर्देश करता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनकी जेल हो जाती है। क्या ऐसी गलती बार बार होती है? इस गलती का अगर सुधार हो रहा है तो दिक्कत क्या है? मैं जल्दी से सारिका जी के पास जाना चाहूंगी। शुभ्रांश, आपको कोई जानकारी? शुभ्रांश जी, ये बड़ा मुश्किल, बार बार इन ठोस आंकड़ों की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सारी बातें ना सर हवा में हो रही हैं, सारी बातें सिर्फ पोजीशनिंग के लिए हो रही हैं, सारी बातें चुनाव से पहले अपनी जमीन
को मजबूत करने के लिए हो रही हैं। और इसी पर सवाल सारिका जी ये बनता है कि अगर तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि इस एसआईआर के जरिए एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या यही वर्ग विशेष आरजेडी का कोर वोट बैंक है? अगर आपके आरोपों के मैं हिसाब से जाऊं, और किसी भी तरीके के बदलाव को किसी भी जातीय धार्मिक चश्मे से देखने की रीत और रवायत खत्म क्यों नहीं हो रही है? एक आम प्रक्रिया आपकी सरकार के दौरान भी हुई, अभी हो रही है, तो उसमें इतना हो हल्ला, इतनी नाराजगी, इतनी राजनीति क्यों इतना बड़ा इसको बनाया जा रहा है मैम? देखिए पूर्णिमा जी, ये जो है ना, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में एक गहन पूर्ण निरीक्षण के नाम पे एक षड्यंत्र चल रहा है। अभी हमारे देखिए भाजपा के प्रवक्ता भाई कह भी रहे थे कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ से हटाना है, तो पहले अर्ध ज्ञान वाले लोग ही ऐसी बात करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटाइटल नहीं है किसी की नागरिकता की जांच करने के लिए। और इसी वोटर लिस्ट की सूची के आधार पे लोकसभा का चुनाव हुआ है और देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है और अभी ये महज इतने कम समय में हमने कहा चुनाव आयोग हटाएगा नहीं, चुनाव आयोग वोट देने से वंचित कर सकता है। जो भारत के नागरिक नहीं है वो कैसे वोट देंगे? जो भारत के नागरिक नहीं वो कैसे वोट देंगे? आप बताइए। लोगों ने एक ही पढ़ाई पढ़ी है, भाजपा वाले लोगों के पार्टी में एक पोथी चलती है। ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। वो जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि कोई मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां पे प्रूफ देने भाजपा की पोथी से देश नहीं चलता है, देश हमारा संविधान चलता है। भाजपा की पोथी से हमारा देश नहीं चलता है, देश हमारा संविधान चलता है। इतनी जानकारी नहीं जो किसी प्रदेश का लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट देने का अधिकार है। बस वोट देने के अधिकार से कोई भी हमारा एक देश का नागरिक वंचित होता है। सारिका जी, अगर सब कुछ इतना फैक्टफुल है, सब कुछ इतना ठोस आंकड़ों के साथ है, आपको लगता है साजिश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को कंटिन्यू करने को क्यों कह दिया? क्यों एसआईआर पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही? टाइमिंग ठीक है, समय नहीं मिलेगा, वो चुनाव आयोग का सिरदर्द है ना, करने दीजिए, लेकिन कंटिन्यू करने को क्यों कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने फिर? नहीं पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक मुहिम चल रही थी पूरे देश में, आधार कार्ड से बैंक को लिंक कीजिए, आधार कार्ड से आप अपने राशन कार्ड को लिंक कीजिए, आधार कार्ड आपको बैंक में चाहिए, स्कूल में चाहिए, जाति प्रमाण पत्र में चाहिए। आधार कार्ड एक सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि मान्य था, सभी के पास होना चाहिए था। आज हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कहती है कि अच्छा तुम रोहिंग्या हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारा आधार कार्ड हम बना देंगे। अरे भाई साहब, आप अपनी कलई खोल रहे हैं, आप अपना सारा झूठ जो है ना जनता को बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से लोकसभा में आधार कार्ड फर्जी बनवा के वोट लिए। आपने यही किया, तभी तो आप देश में आप काबिज है। देखिए इस तरह की ओछी बातें शोभा नहीं देता है। माना कि झूठ की स्कूल से आपने पढ़ाई पढ़ी है, आपकी सर्टिफिकेट झूठी है, आपके वादे झूठे हैं, आपका पूरा अस्तित्व झूठा है, लेकिन आपके झूठ के आगे हम नतमस्तक नहीं होने वाले हैं। बिहार की जनता एक एक हमारा वोटर अगर किसी को भी वोट देने के अधिकार से अगर वो वंचित हो जाए तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप भाजपाइयों को और आपके जैसे मंशा रखने वाले पार्टी के लोगों को बताना चाहूंगी कि बिहार जो है सारिका जी, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि जिन वोटर्स को काटा जा रहा है वो वोटर्स वैध हैं? पहली बात। और दूसरी बात, क्या वही आपके कोर वोटर्स हैं? क्या मैं यही कह रही हूं, ये तो नहीं हो सकता कि जो वोटर्स कट रहे हैं वो वोटर्स सिर्फ आप ही के हों, वो इनके खुद के भी हो सकते हैं ना, इनका खुद का भी वोट बैंक कम हो सकता है ना, उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं। अजय सिंह जी जल्दी से आपके पास आते हैं सर, माफी चाहूंगी थोड़ा देर से आ रही हूं। अजय सिंह जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि आप इस एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं, एनडीए का आप हिस्सा हैं, जाहिर है साथ खड़े होंगे। सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने आप को नीतीश कुमार पहले ही कहते रहे हैं, लेकिन वहीं आपके खुद के सांसद गिरधारी यादव ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को बिहार के भूगोल और इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर आपके अंदर खाने से इस तरीके की आवाज आएगी तो वहां रहते हुए क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आप जनता को एक कैसे बताइएगा सर?
कि आप सही के साथ खड़े हुए हैं? पूर्णिमा जी, जिस तरीके से हम राजनीतिक पार्टी हैं, ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग का अपना एक अधिकार है, अपना एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे, अर्थात ये जो मतदाता सूची है, जो हमारे विपक्षी दल के लोग बार बार कहते हैं कि इसी मतदाता सूची से पीएम का चुनाव हुआ है, शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि देश में सांसद के चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा के लिए अलग होती है और नगर निकाय के लिए अलग होती है। अलग अलग चुनाव का अलग अलग वोटर लिस्ट होता है। शायद इनको ये स्पष्ट मालूम नहीं है। इन्हें दोबारा मालूम करना चाहिए कि पीएम इस मतदाता सूची से नहीं चुने गए हैं। दूसरी बात, इसमें चाहे वोटर जिसके भी हों, वो फर्जी हमारे वोटर हों या इनके वोटर हों, इन्हें क्या लग रहा है? सारिका जी, ये काला कुर्ता पहन करके और बिहार की जनता को जंगल राज का याद दिलाना चाहेंगे, बात सुन लीजिए, 75 की इमरजेंसी दिलाएंगे, 84 का सिख दंगा दिखाएंगे, ये नहीं हो सकता। बिहार की जनता जानती है, पूर्णिमा जी, बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता अच्छी तरीके से समझती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, आपके खुद के बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये बिहार की जनता जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। जो कांग्रेस ने इमरजेंसी थोपा, 84 में दंगा थोपा और ये जंगल राज वाले काला कुर्ता पहन के बिहार की जनता को डराना चाहते हैं, जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं, अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठा करके और उनका बेटा जैसा 10 नंबरी, 10 नंबरी। अरे वही लालटेन वाला लाला प्लस लाली मिला के जिसके 10 है, जिसके लाला प्लस लाली मिला के जिसके 10 है, जो एक सभासद का चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं जाएंगे। सजा आफ्ता मुलजिम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी सजा आफ्ता मुलजिम की बात कर रहा हूँ। फिर वो बोलेंगे 2, आप बोलेंगे 4, कोई मतलब नहीं है। मैं उसी सजा आफ्ता मुलजिम की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस पर नहीं जाएंगे। जिसके लाला और लाली मिला के 10 है, उसी लालटेन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड में आप जोड़ लीजिए। बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। फॉरेन हेडलाइंस के बाद आप लोगों को भी बहुत अच्छे से सारिका जी सुनिए, सारिका जी लोग हंस रहे हैं। सारिका जी आपने 2 सवाल किया था। सारिका जी मुझे लगता है कि यही होता है, सारिका जी यही होता है जब आदमी हाई स्कूल का ये पैटर्न नहीं है, हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं होता कि आपको ये जानकारी होता है कि चुनाव आयोग क्या होता है और सरकार क्या होती है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि क्या चुनाव आयोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को हटा सकता है क्या? नहीं, चुनाव आयोग नहीं हटाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जरूर तय करेगा, जैसे आप रजिस्ट्री कराने जाएंगी। आप लोग को तो ये तक नहीं पता है, आप कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो भारत की अगर आप नहीं है दूसरे देश के हैं तो भारत के बाहर नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि भारत के नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, आपका स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। उसी तरह चुनाव आयोग भारत की संस्था है जो भारत के लोगों के तरह करती है वोट डालने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग को उसी तरह के हैं और प्रवक्ता भी उसी तरह के। लेकिन चुनाव आयोग को भारत की समझा पाएंगे अगर बीच में बोलेंगी बात बिल्कुल ठीक है। हम कैसे बता पाएंगे सारिका जी को कि हम कहना क्या? मैंने सारिका जी से 2 चीज कहा, हमको कह तो लें दी। सारिका जी बता ही नहीं पा रही थी। सारिका जी एक-एक करके शुभ्रांशु जी को भी काउंटर रखना है, रमनीश जी के पास में अभी तक गई लोग नहीं। हंस रहे होंगे अगर आप सवाल पूछने बैठी हैं तो जवाब ले क्यों नहीं रही है? क्योंकि सच प्रदेश की जनता जान जाएगी, सच लोग जान जाएंगे, सच लोग जान जाएंगे कि हाई स्कूल फेल आदमी को पता ही नहीं कि क्या पूछा। ठीक है, मैं जरा एक बार हेडलाइन दिखाने दीजिए। क्या चुनाव आयोग बांग्लादेशियों को बाहर कर देगा? हाँ, चुनाव से बाहर कर देगा, चुनाव से बाहर कर देगा। भारत सरकार उनको देश से बाहर कर देगी और चुनाव आयोग वो बात की गैर विधिक है, जो वैधानिक नहीं है, उनको चुनाव से बाहर कर देगा।
है। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रमनीश वैसे आपके पास आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक तो प्री इलेक्शन नैरेटिव चल रहा है, किसके लिए ज्यादा मजबूत होगा, किसके लिए भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि किसका वोट बचेगा, किसका वोट कटेगा, सारी की सारी लड़ाई इसकी है। किसी एक संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया पर कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है पूर्णिमा जी, तो ये सारी चीज़ें जो है खास करके ये संवैधानिक प्रक्रिया है, खास करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में कहीं से भी यदि आप व्यवधान डाल रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे अन्य पार्टियां जो हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं संवैधानिक हनन का एक दुरुपयोग करना हुआ। और दूसरी बात है कि आज जो ईमानदार प्रक्रिया जो होती है और उसी तरह का मुझे लगता है उसी का अनुपालन आज चुनाव आयोग कर रहा है, और इसके पहले भी चीज़ें हुई है। अब बात होती है कि 18 लाख से ज़्यादा जो मृत वोटर हैं, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? फिर 26 लाख कम से कम, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, जैसे कि मेरा वोटर आईडी जो था पहले बिहार में भी था, लेकिन उसको अब मैंने सीधा यहीं पे, चूंकि मेरा यहाँ उत्तर प्रदेश का हो गया तो मैंने उसको निरस्त करवा दिया। तो आपका नाम हट गया जी, वहाँ से अब तो मुझे लगता है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे करीबन 26 लाख से स्थायी रूप से ज़्यादा बिहार से बाहर गए जो लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आज 7.5 लाख डुप्लीकेट वोटर जो हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, किन को दिक्कत है? दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो फर्जी वोटर के सहारे हमेशा से जीते आ रहे हैं। जैसा कि मैं कहना चाहता हूं कि राजद और कांग्रेस जो है, खास करके देखा जाए कि ये मेधावी जो छात्र होता है ना, वो अच्छी तैयारी से जाता है, मुझे लगता है उसको कोई समस्या नहीं आती। लेकिन चोरी से परीक्षा, जैसे कि लालू यादव जी के समय में ऐसा होता था 1990 से खास करके 2005 चोरी से परीक्षा जो है धड़ल्ले से वहां पर की जाती है। ये चोरी करने वाले विद्यार्थी हैं, इनको इनकी आदत पड़ चुकी है। वो सारे के सारे अभी लग रहा है कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस यदि आ गया क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे। तो ये सारे के सारे ये जो अपनी जो है देखा जाए तो ये अपनी रोटी सेकने के लिए सारे के सारे लोग ये माहौल तैयार कर रहे हैं। बिहार में ये चुनावी माहौल इसको कहते हैं। इनको कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको कोई समाजवादी से सरोकार नहीं, इनको सिर्फ सरोकार है जातिवाद। और इनको आते आते चुनाव जैसे नजदीक आ जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे तो परिवारवाद तक सीमित है। सबसे पहली बात है जंगल राज। इतना बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को पहले कर सकता था थोड़ा, कि नहीं कर सकता था? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के हाथों है ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि हम कहीं से भी कोई भी आकलन करते हैं तो मुझे लगता है ये गलत होगा, क्योंकि चुनाव आयोग भली भांति अच्छे तरीके से जानता है उसको कब क्या स्टेप लेना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ मुद्दों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। अभी तो राजद की प्रवक्ता शायद नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। अब यहाँ पे शुभ्रांश राय जी भी हैं, वो भी थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन करेंगे। लोकतंत्र की जननी, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन उन बातों को क्या हम भूल जाएं जिस तरह के हालात जो हम रंगदारी, फिरौती, अपहरण जो है एक मूल मंत्र बना जाता था। फिर मैं बात करता हूं कि जिस तरह से चारा घोटाला जो है, चारा चोर का बेटा आज नवी फैल जो है तेजस्वी यादव, आज वो मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा चेहरा। आप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी उनको मानती है? यदि मानती है तो हम उनको कैसे मार्गदर्शक, अपना नीति धारक कैसे मान लें? फिर बात है कि लैंड फॉर जॉब्स, क्या हम उनको भूल जाएं? जो नौकरी के बदले में जमीन जो है, आज जो अधिकारों की बात करते हैं, सामाजिक अधिकार की बात करते हैं, क्या उन गरीब यतीमों को हम सामने लाना चाहते हैं कि जिनकी जमीन हड़प ली जाती थी और नौकरी का प्रलोभन दिया जाता था लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी? फिर मैं बात करता हूं शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा व्यवस्था, कौन सी शिक्षा व्यवस्था को हम याद करें पूर्णिमा जी, जिसमें आप टिस्को के कोटे से आप मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को मेडिकल की सीट मिल जाती है और उसके बाद टॉप भी कर जाती हैं। कैसे शिक्षा व्यवस्था है? ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उस समय? आप बताइए, मेडिकल सीट कहां से मिल जाता है उनको? तो ये मैं सारे कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो है फर्जीवाड़ा जो पहले चल रहा था, आज भी उसी के सहारे ये जीना चाहते हैं ये सारे के सारे लोग। जल्दी से शिवराज जी का जवाब ले लेती हूँ। सारिका जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उससे पहले शिवराज जी आपका जवाब ले लेती हूँ।
पूर्णिमा 3-4 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे पहले तो कुंवर साहब, मैं आपको बता दूं कि मुखिया का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, सबको कराता चुनाव आयोग ही है और सबका वोटर लिस्ट सेम होता है। ठीक है, तो अगली बार के लिए थोड़ा सही कर लीजिएगा। और रही दूसरी बात जो आप जिक्र कर रहे थे कि हत्या बलात्कार, तो पिछले 7 दिनों में 97 मर्डर हुआ है बिहार में। ये राम राज्य के ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब पता नहीं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से किसकी सरकार है, वो आपको बेहतर पता होगा। अब आप बात कर रहे थे घोटाले का, तो पिछले माने 10 साल तो लंबा है, आदमी को इतना याद नहीं रहता, लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब बिहार में पुल नहीं टूटा है। तो आपको पता होगा कि पुल बनवा कौन रहा है और घोटाला कौन कर रहा है। उसके बाद आपने शिक्षा का जोड़ा, क्योंकि उसी शिक्षा के चक्कर में आप 1990 में 2000 में आप बिहार से पलायन करके उत्तर प्रदेश आ गए, तो बहुत बहुत साधुवाद दीजिए उत्तर प्रदेश वालों को। लेकिन रही शिक्षा की बात, तो आज भी बिहार में ना भाई, बीए का जो डिग्री है वो 5 साल में मिलता है। 3 साल का कोर्स 5 साल में होता है, और LLB जो है वो 6 साल में होता है। इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था आपने कर रखी है। यहाँ बात सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पे हो रही है। 3 साल एक मिनट रुकिए रमनीश, जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए फिर दीजिएगा जैसे मैं आपका सुनाऊं। बात सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लिस्ट को संशोधित करिए, जो मरा है उसका नाम काटिए, जो उत्तर बिहार से उत्तर प्रदेश में अपना वोटर कार्ड लेकर चला गया उससे पूछिए कि वो कहाँ का वोटर रहेगा, लेकिन उसका जांच करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सबको वैलिड मानिए। यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ चुनाव आयुक्त कहता है कि वैलिड है, लेकिन जो गांव लेवल पे चुनाव आयुक्त के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता BLO बना हुआ है, अपने आप में चौधरी बना हुआ है, वो उसको नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग ने आपको भी न्योता दिया था शुभ्रांश भाई। पहले सुन लीजिए भाई, जवाब दीजिएगा जल्दी से शुभ्रांश जी, जल्दी से। सेम समस्या ना दिल्ली में हुई, जैसे भाजपा की सरकार आई, रेखा गुप्ता ने तानाशाही फैसला दिया कि 10 साल से इसी समस्या का डर ममता बनर्जी को होने लगा। कह रही हैं कि नहीं होने देंगे रिवीजन पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का आंकड़ा, रोहिंग्याओं का आंकड़ा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। दरअसल इसीलिए कर रहा हूं, सुनिए शुभ्रांश जी सुनिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। टाइमिंग थोड़ा कम, समय थोड़ा कम है शुभ्रांश जी, समय थोड़ा सा कम है। ठीक है शुभ्रांश जी, सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे, अरे भैया शुभ्रांश जी आपकी आवाज जा नहीं रही, इनकी आवाज कम कर। शुभ्रांश जी आप कह रहे थे दूसरे, अरे भैया सुनिए शुभ्रांश जी सुनिए, अब सवाल का जवाब सुनिए। होता क्या है, अरे होता क्या है, देखिए पूर्णिमा जी हम आपसे बात करते हैं, अब वो मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ ना, क्योंकि आप वो कहते हैं संसद में आप उनका माइक बंद कर देते हैं, तो आज माइक चालू है तो इसीलिए वो जितना बोलना चाहते हैं बोल। ठीक है, जवाब लेंगे सर, प्लीज प्लीज। अच्छा शुभ्रांश जी बस, अब शुभ्रांश जी अब बस, शुभ्रांश जी प्लीज अब बस, प्लीज रुक जाइए सर, थामिए थोड़ा सा रुक जाइए, सांस ले लीजिए। 1 मिनट का टाइमर सिंह साहब रख रही हूँ। शुभ्रांश जी देखिए, हमने तो आपके बीच में बोला नहीं, जब एंकर ने कहा कि आप बोलिए तो हम बोलना शुरू किया, और सब लोग देख रहे हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं। आपने 2-4 सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं कि हर समय यह सवाल उठता है कि कभी भारत के संस्थाओं पर कौन सवाल उठता है, तो बार बार आएगा कि भारत की किसी भी संवैधानिक संस्था पर अगर कोई सवाल उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाती है, उनके नेता राहुल गांधी उठाते हैं, और चैनल पर बैठ के उनके प्रवक्ता उठाते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर चुनाव आयोग इतना ही खराब है तो राहुल गांधी जी जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो अच्छा होता है, सोनिया जी और प्रियंका जी चुनाव जीत जाती हैं, अच्छा हो जाता है। कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनती है तो वहां ठीक होता है, और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां खराब होता है। ऐसा नहीं होता। आपने 2-3 सवाल पूछा था। आपने कहा था कि भैया अगर ये वोटर नहीं होते तब तो हम और ज्यादा जीत जाते, तो इसके उल्टा अगर ये पूछा जाए कि अगर ये वोटर नहीं होते तब तो मोदी जी और ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत जाते, बहुत ज्यादा संख्या आ जाती। एक बात। दूसरी, अभी आपने JDU के प्रवक्ता को आपने कहा, तो आपको शुभ्रांश जी जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग त्रिस्तरीय जांच कराता है हर समय। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें भी वोटर लिस्ट में सुधार की जाती है, जब विधानसभा का चुनाव होता है उसमें होता है, और जब प्राथमिक चुनाव होते हैं मुखिया के या उसके तब भी होते हैं। आप सुन तो लीजिए, मैंने आपको इसीलिए कहा रोने वाले को बताइए कि ये चित्र है। दरअसल होता क्या है पूर्णिमा जी, आपको कहते हुए बोलता हूं, लालू जी की और कांग्रेस की 36 की दुश्मनी है चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग के नाते ही इनके सर्वप्रिय नेता इंदिरा गांधी जी का तो की कुर्सी चली गई थी। चुनाव आयोग से तो दुश्मनी पुरानी है, लालू जी की जल्दी से मैं सारिका जी को लाना चाहती हूं। लालू जी ने कहा था कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव है तो चुनाव आयोग क्या करेगा, और देश में इंदिरा गांधी कहती थी कि जब देश में इंदिरा गांधी है तो चुनाव आयोग क्या करेगा।
और आप देखिए ना इमरजेंसी लगवा दी। ठीक है, 30 सेकंड का जरा टाइमर रखेंगे, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। सारिका जी, अब शुभ्रांश जी, बाकियों को भी थोड़ा समय दे दीजिए सर, बाकियों को भी दे दीजिए। सारिका जी, इनको सीटें ज्यादा दे दीजिएगा मैम, समय भी ये ज्यादा ले रहे हैं डिबेट में, देख लीजिए दे पाएंगे तो। बोलिए सारिका जी। नहीं, पूर्णिमा जी सीटों का बंटवारा तो खैर हम लोग आपसी सहमति से कर ही लेंगे, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता जब न्यूज चैनल्स के डिबेट रूम में बैठते हैं और जब वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि इनकी आवाज कम कर दी जाए, तो वो मेरा पर होती नहीं है ना सारिका जी, ये बात तो ठीक है ना, होती नहीं है ये, इस बात से खुश पूरा का पूरा मॉनिटरिंग उनके ही हाथों में है, तो वहाँ पे जनता देख रही होती है और एक अलग सारिका जी टाइम खत्म, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट मैम। हमारे जी अभी हमारे भाजपा वाले और जदयू वाले प्रवक्ता भाई की क्या बोले इस बीच में तो मैं सुन नहीं पाई, लेकिन शायद लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे इन्होंने बोला था, भ्रष्टाचार पे बोला था, और इन्होंने कुछ बातें जो है हमारे तो मैं बता पूर्णिमा जी, आपके पास भी आंकड़े होंगे कि बिहार में जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है वो कितनी डरावनी है। 20 दिनों में 50 हत्याएं, वो भी ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि डीएसपी का आवास है, एसपी का कानून व्यवस्था अलग मुद्दा हो गया ना मैम। ऐसे एक मिनट सर, 1 मिनट, सवाल पूछने का समय नहीं है, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा है तो सारिका जी उठाइए ना उसको, चुनाव में किसने मना किया? मैं तो एसआईआर पर चर्चा कर रही हूँ ना, कानून व्यवस्था को लेकर घेरिए जेडीयू को, जनता को बोलिए कि इनको हटा दे। कुंवर अजय जी जल्दी से 30 सेकंड सर आपके लिए रख रही हूँ क्लोजिंग कमेंट सर, जल्दी से सर। देखिए पूर्णिमा जी, बिहार की जनता जानती है इस बात को कि 75 में इमरजेंसी थोपने वाले, 84 के सिख दंगे कराने वाले कांग्रेस और जंगल राज के प्रणेता लालू जी और उनके बेटा जो विपक्ष के नेता हैं, ये बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, इनके वादे कथनी करने में अंतर है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों इनका एक नहीं हो सकता, इसलिए बिहार की जनता इन पे विश्वास नहीं करेगी। 25 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है सर, राइमिंग बड़ी अच्छी है, राइमिंग बड़ी अच्छी है आपकी, राइमिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन गिरधारी यादव पर जवाब आपने एक भी बार नहीं दिया। राइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक भी बार गिरधारी यादव पर आप नहीं बोले, नाम तक आपने नहीं लिया सर। बड़े अच्छे से बाईपास कर गए आप सवाल को, जल्दी से बस 10 सेकंड में खत्म। जी मैं कहना चाहता हूं कि लालू जी का लालटेन इस बार जलने वाला नहीं है, बुत जाएगा। काहे बुतेगा, इसका मैं कारण बताता हूं कि सारिका जी यहाँ पे बैठी हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया जो हैं, भूमियार समाज के बहुत बड़े मतलब रहे हैं नेता, और उनके लिए इन्होंने अपमानित शब्द का यूज किया था। उसके बाद दूसरी बात है, इनके जो नेता हैं वो भूरावाद साफ करो। आप यदि देखिए जातिवाद की राजनीति यदि लालू यादव और तेजस्वी यादव यदि करना चाहते हैं बिहार में, वो चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं भूमियार भूरावाद साफ करो, भूमियार राजपूत, भूमियार राजपूत, आप बताइए। इसके बाद नहीं लाला, इन सबको यदि आप दरकिनार करके यदि आप चुनाव जीतना चाहते हैं, ये संभव नहीं है सारिका जी। और आप, मुझे लगता है जाति की राजनीति आप बंद करिए सब। ठीक है, लेकिन फिलहाल एसआईआर को लेकर, ठीक है एसआईआर को लेकर, लेकिन अभी बड़ा जबरदस्त हंगामा है दिल्ली से लेकर पटना, इसको लेकर जमकर गूंज है। लेकिन कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया हो, पारदर्शी होनी चाहिए और किसी को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी जायज का वोट भी उससे काटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एसएन सिंह साहब, शुभ्रांश राय, सारिका जी, कुंवर अजय जी, रमनीश वत्स जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।